नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त 2026 के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को गहराई से समझने के लिए सीधे डेटा और ग्राउंड रियलिटी पर बात करने वाले हैं। असम की स्थानीय चुनौतियों से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहे बड़े बदलावों तक आज बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ब्रेकिंग न्यूज का ये विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, राष्ट्रीय समाचार, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समाचार और युद्ध के ताज़ा अपडेट्स, और तीसरा, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले खंड से, राष्ट्रीय समाचार, जहां हम असम के लचीलेपन और वहां हो रहे नए सुधारों पर नजर डालेंगे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,78,000। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। भारी मानसूनी बारिश की वजह से असम के 7 जिले जलमग्न हो गए हैं और ये विशाल संख्या सीधे तौर पर उन प्रभावित लोगों को दर्शाती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आई इस आपदा में एक बहुत बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि प्रशासन की पूर्व तैयारी के चलते अब तक किसी भी इंसान के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। और देखिए, इस संकट का सामना कैसे किया जा रहा है, ये वाकई देखने लायक है। असम सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जैसे जिलों के 75,000 परिवारों के लिए 112 करोड़ रुपए की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सहायता की पहली किश्त जारी कर दी है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस मुश्किल वक्त में पड़ोसी राज्य मेघालय ने भी नॉर्थ ईस्ट की एकजुटता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। उन्होंने असम सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का दान दिया है और अब ये दोनों राज्य बाढ़ नियंत्रण के लिए एक जॉइंट इनिशिएटिव पर काम करने वाले हैं। अब इन प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अगर हम इस चार्ट पर नजर डालें तो राज्य का आर्थिक दृष्टिकोण काफी मजबूत नजर आता है। 2025-26 के लिए असम के जीएसडीपी के 7,41,626 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, मतलब सीधे 15% की शानदार ग्रोथ। ये सच में राज्य के इकोनॉमिक रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा सबूत है। और अगर हम उनकी राजकोषीय रणनीति यानी फिस्कल स्ट्रैटेजी की बात करें तो खर्चों को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से मैनेज किया जा रहा है। इसमें यूनियन बजट का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जहां से असम को 50 साल के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज मुक्त ऋण मिला है। ये साफ दिखाता है कि केंद्र और राज्य के बीच विकास को लेकर एक बेहद मजबूत साझेदारी है। आर्थिक मोर्चे से अलग हटकर अगर देखें तो प्रशासन भी बहुत तेजी से एक्शन ले रहा है। असम कैबिनेट ने रेड टेप कम करने और इमरजेंसी रिस्पांस को आधुनिक बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 112 इमरजेंसी सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए लगभग 97.90 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सोचिए, 200 गाड़ियों को 24/7 मोबाइल पुलिस स्टेशन में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया असम एमएसएमई बिल लाया गया है, जिससे छोटे उद्यमी बिना किसी सरकारी मंजूरी के अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास की जमीन से जुड़े नियमों को भी काफी सख्त किया गया है। इसी विकास की कड़ी में प्रधानमंत्री का आने वाला दौरा इस पूरे रीजन के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। यहाँ 47,600 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। इसमें सबसे खास है 166 किलोमीटर लंबे शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन। आपको पता है, इसके बनने के बाद गुवाहाटी से सिलचर का सफर 8.5 घंटे से घटकर महज 5 घंटे रह जाएगा। ये पूरे क्षेत्र के व्यापार के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यहाँ हम दुनिया भर के वैश्विक तनाव के केंद्रों यानी ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 130 से सीधे 12। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। कभी हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 130 मर्चेंट्स शिप गुजरते थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों और उसके बाद जल मार्ग बंद होने के कारण ये संख्या गिरकर अब सिर्फ 12 के करीब रह गई है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे दुखद पहलू है वो है इसका ह्यूमन कॉस्ट। इन जटिल कूटनीतिक वार्ताओं के बीच लगभग 6,000 नाविक अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए बातचीत तो चल रही है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है।
और तब तक इन आम नाविकों की जान अधर में लटकी हुई है। अब अगर मध्य पूर्व की बात करें तो गाजा शांति योजना फिलहाल पूरी तरह से रुक सी गई है। यहाँ दोनों पक्षों की मांगें बिल्कुल एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ इजराइल का स्पष्ट रुख है कि उनकी सेना के पूरी तरह से पीछे हटने से पहले पूर्ण निरस्त्रीकरण होना चाहिए और सारी सुरंगों को नष्ट किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमास की मांग है कि निरस्त्रीकरण के किसी भी समझौते से पहले इजराइल को अपने सभी हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। इसी गतिरोध के कारण हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। उधर रूस यूक्रेन संघर्ष भी एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ड्रोन वॉरफेयर अब तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में क्रास्नोडार के एक भीड़ भाड़ वाले रूसी समुद्र तट पर ड्रोन का मलबा गिरने से 7 नागरिकों की मौत की दुखद खबर आई है। हालांकि दोनों ही पक्ष, रूस और यूक्रेन, लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस बढ़ते संघर्ष की सबसे भारी कीमत आम जनता ही चुका रही है। दुनिया में कुछ और भी बड़े भू राजनीतिक और मानवीय संकट चल रहे हैं। स्पेन के सेउटा में मोरक्को से अचानक हजारों प्रवासियों ने सीमा पार कर ली है, जिसने यूरोपीय संघ की सीमा नीतियों की दरारों को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। वहीं म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार पूर्व नेता आंग सान सू की ने रेड क्रॉस अधिकारियों से मुलाकात की है। और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने पीएलओ के खिलाफ 65.6 करोड़ डॉलर के एक बड़े फैसले को बरकरार रखा है। अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं मिलकर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी पर अपना असर डालती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में उभरते हुए इस संभावित समझौते से वाकई दुनिया भर में महंगाई कम होगी और क्या इससे सप्लाई चेन की रुकावटें दूर हो पाएंगी? खैर, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। देखिए, राजनीतिक सिग्नल भले ही पॉजिटिव लग रहे हों और अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद में तेल की कीमतें गिरी भी हैं, जो कि इंपोर्ट करने वाले देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जल मार्ग से व्यापार बहुत धीरे धीरे शुरू होगा। लॉजिस्टिक्स अभी भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। ऊंचे इंश्योरेंस प्रीमियम और कार्गो में हो रही देरी की वजह से केमिकल, एविएशन और फूड इंडस्ट्रीज पर भारी दबाव रहेगा। और रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि एशियाई व्यापार पैटर्न 2027 की शुरुआत से पहले पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाएगा। अब जरा पर्यावरण और इकोनॉमी के इस कनेक्शन को देखिए। 24 सेंटीमीटर, क्या आप यकीन करेंगे कि ये यूरोप के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में से एक राइन नदी का काउप्स में जलस्तर है। भारी सूखे की वजह से ये 1880 के बाद रिकॉर्ड किया गया सबसे कम स्तर है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि एक्सट्रीम हीट और जलवायु परिवर्तन कैसे ग्लोबल इंडस्ट्रीज पर ब्रेक लगा सकते हैं। राइन और डेन्यूब नदियों के सूखने की वजह से मालवाहक जहाजों को अपना कार्गो कम करना पड़ रहा है। नतीजा, कोयला और तेल जैसी जरूरी चीजों के फ्रेट रेट्स यानी माल ढुलाई की दरें आसमान छू रही हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पानी की कमी के चलते हंगरी में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक को बंद करना पड़ गया। इसका यूरोप की इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या हमारे ग्लोबल लीडर्स इस बात को लगातार कम आंक रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रीय संकट कितनी तेजी से एक ग्लोबल इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल आपदा बन सकता है? असम की बाढ़ हो, हॉर्मुज़ का तनाव हो या यूरोप की सूखी नदियां, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जो आज सिर्फ एक लोकल न्यूज लगती है, वो कल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही निष्पक्ष और इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो डाइवर्स डिप्लोमेसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास की खबरों के गहरे प्रभावों पर हमेशा सवाल उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।